हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमें हमारी पहचान धर्म, अमीर गरीब, लड़का लड़की होने के आधार पर मिलती है। इन सभी पहचान को हम अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़कों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं कि प्राचीन काल से ही महिलाओं को घर के कार्य करने के लिए दिए गए हैं, परिवार संभालने के लिए दिया गया है, क्योंकि माना जाता था कि उनमें जो ताकत होती है वो पुरुषों के मुकाबले कम होती है। जब अलग अलग साम्राज्य बनने लगे थे वहाँ पर भी पुरुषों का ही दबदबा रहा, क्योंकि माना जाने लगा कि जो महिलाएं होती हैं उनमें विचार शक्ति कम होती है। इस समाज में हमेशा से ही पितृसत्ता क्या कायम रही, यानी पुरुषों का शासन। महिलाओं को किसी तरह की समानता नहीं दी गई, किसी तरह के अधिकार नहीं दिए गए। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। हमारे समाज में तो दहेज, सती प्रथा, गर्ल किलिंग, बाल विवाह, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे कई तरह की प्रथाएं मौजूद थी। अगर हम 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात करें, जब महिलाओं ने समाज में कुछ बड़े बदलाव लाने की कोशिश की, उसी टाइम पे जब प्लेग आया हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें बहुत से पुरुष मारे गए, तब औरतों ने कई तरह के काम करना शुरू किया और उन्होंने इसे बड़ी निपुणता से किया, जिसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि ये पुरुषों के द्वारा किए गए हैं या महिलाओं के द्वारा। उसके बाद महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। ठीक है, धीरे धीरे कई तरह के बदलाव आए समाज में, लेकिन फिर भी अब भी हमारे समाज में कुछ असमानताएं अब भी देखने को मिलती है। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग लड़के और लड़कियों में अंतर से होती है। फर्स्ट टॉपिक, समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह काम बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो लड़कों में और लड़कियों में बहुत क्लियर डिफरेंस करता है और ये चीज़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने देना। लड़कों को टॉयस अलग दिए जाते हैं और लड़कियों को अलग। जैसे लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? क्योंकि दोनों को खेलने में सेम अच्छी फीलिंग आ सकती है, बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये डिफरेंस होता है, बचपन से ही सिखाया जाता है। खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे जाएंगे। तो लड़का या लड़की होना हमारी पहचान है और हमें कैसे बर्ताव करना है हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हम जब स्त्री और पुरुष बने बड़े होके तो हम वही व्यवहार करें। हमारी सोसाइटी में हमें जो सोच दी है, हमें जो परवरिश दी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना होता है। हमारी सोच को समाज में आकार दिया जाता है। बचपन से ही हमें खिलौनों के माध्यम से या फिर रंगों के माध्यम से ये चीज़ समझाई जाती है। अगर लड़कियां हैं तो पिंक कलर, लड़के हैं तो ब्लू कलर, इस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा भी हर दिन प्रतिदिन छोटी छोटी चीज़ों में हमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए और लड़कों को रौब से। लड़कियां हमेशा धीरे बोले, लड़के हमेशा रौब से, ये चीज़ सिखाई जाती है। इसके अलावा यह सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। और इसके माध्यम से बच्चों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि जब वो बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, मैन एंड वुमेन बनेंगे, तो उनकी क्या भूमिकाएं होंगी, क्या रोल्स होंगे। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी एक है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। पुरुषों का और स्त्रियों की जो भूमिकाएं होती हैं, उनके जो रोल्स होते हैं, वो इक्वल नहीं माने जाते। इवन उनके द्वारा जो किए जाने वाले काम होते हैं उसको भी इम्पोर्टेंस इक्वली नहीं दी जाती है। जैसे कुछ कामों के लिए गर्ल्स को कम सैलरी दी जाती है, इवन बॉयज़ को ज़्यादा दी जाती है। और ऐसी और भी बहुत से डिफरेंसेस
देखने को मिलते हैं। सभी अपनी सोच थोपने की कोशिश करते हैं। जो जिस समाज में जिस तरह से बड़ा हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को वही सोच देने की कोशिश करता है। अलग अलग समाज में ये अलग अलग हो सकता है। हम इस बुक के माध्यम से दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक है सामोआ द्वीप का और दूसरा मध्य प्रदेश का। जैसा कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो सामोआ द्वीप जो है वहाँ पर 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। वह बड़े बच्चों और वयस्कों से ही बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्व कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाते थे। तो उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम सिखाए जाते हैं। जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो जाते थे तो वो छोटे बच्चों की देखभाल करने लगते थे और घर का थोड़ा बहुत काम करने लगते थे। इसके अलावा मछली पकड़ना वहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। तो जो किशोर बच्चे होते थे वो सुदूर यात्राओं पर जाते थे मछली पकड़ने के लिए। लेकिन यह बातें अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जैसे जो छोटे बच्चे होते थे बहुत छोटे, तो जैसे वो चलना शुरू कर देते थे तो उनकी माताएं और बड़े जो लोग होते थे उनकी केयर करना छोड़ देते थे। अब ये जो जिम्मेदारी होती थी ये बड़े बच्चों पर आ जाती थी, यानी जो उस समय खुद ही 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल का पेड़ लगाना आदि। तो मतलब जो भी वहाँ के सामूहिक द्वीप के बच्चे होते थे वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। लेकिन जैसे ही जो लड़के होते थे वो 9 साल के होते थे, वो मतलब मछली पकड़ने का, नारियल के पेड़ लगाने का, ऐसे बाहर के जो काम होते थे वो करना शुरू कर देते थे। लड़कियाँ जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार 14 साल की हो जाती थी वो अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। बागानों में काम करती थी, डालियाँ बुनती थी, खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई में होता था। तो इस तरह के काम उनके द्वारा किए जाते थे। उसके अलावा मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश पुरुष के रूप में बड़ा होना। यहाँ 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है ये उदाहरण। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल जाते थे, यानी जब लड़के और लड़कियां क्लास 6 में आ जाते थे तो दोनों का स्कूल चेंज हो जाता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। तो लड़कियों का जो स्कूल होता था उसके बीच में एक प्लेग्राउंड बनाया जाता था जहाँ वो बाहरी दुनिया से अलग होकर स्वतंत्र रूप से होकर खेला करती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई अंतर नहीं था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। कोई भी बड़ी सी खुली सी जगह होती थी जो उनके स्कूल से लगा हुआ होता था। ठीक है, तो लड़कियों को एक बाउंड्री में खेलना होता था, बल्कि जो लड़के होते थे वो बाहर किसी भी जगह पर खेल सकते थे। तो कुछ इस तरह के डिफरेंसेस रखे जाते थे। इसके अलावा घरेलू काम का मूल्य, यानी घर पे औरतों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसका क्या मूल्य है, हम इस टॉपिक में समझते हैं। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वह स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को महत्व नहीं देता। तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के द्वारा घर के जो भी काम करती हैं, सभी की देखभाल, खाना बनाना, सफाई 24/7, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी इसे इम्पॉर्टेंट काम नहीं माना जाता। तो ऐसा माना जाता है इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि बुक में एक स्टोरी भी दिया हुआ है कि एक मतलब डॉटर होती है, वो अपनी मम्मी को बोलती है कि कि उसकी मैम है रोज़ी मैम, तो उनको ट्रिप लेके जाना है, तो आप हमारे साथ चल लो। क्योंकि हर बार जो है वो हरमीत की मम्मी होती हैं वो ही जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वाम है नहीं। हरमीत की जो मम्मी हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, तो वो कहती है कि आप हमारे साथ चल लो, इस बार वो नहीं जा रही हैं। तो
उसकी जो मम्मी होती है, जो सोनाली की मम्मी होती है, वो बड़ी मतलब कहती है कि तुमको ऐसा लगता है कि वो कुछ काम नहीं करती है। तो वो बोलती है कि हाँ वो घर पे ही तो रहती है, घर का ही तो काम करती है। तो वो दोनों जो मतलब मदर एंड डॉटर होते हैं वो अपने नेबर के घर जाते हैं, और तब उसकी जो मम्मी होती हैं लड़की की, गर्ल की, वो वहाँ पे हरशरण होते हैं। वो उनसे कहती हैं कि सोनाली जो है मेरी डॉटर, वो सोचती है कि आपकी वाइफ कोई काम नहीं करती है। तो वहाँ पे उनका भी बेटा होता है, हरशरण सिंह का जो बेटा होता है, वो भी कहता है कि हाँ वो तो हाउस वाइफ है, वो तो कोई काम नहीं करती है। तब दोनों जो लेडीज़ होती हैं वो मिलके सोचते हैं कि ठीक है, कल तुम कुछ मत करना। वो उसको बोलती है कि जसप्रीत तुम कल कुछ मत करना, इन लोगों को करने देना। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम कुछ नहीं करें, मतलब कि ठीक है मैं कल कुछ नहीं करूँगी। तो जब नेक्स्ट डे होता है तो पूरा घर एकदम 7:30 बज चुके होते हैं, उनके मतलब उसके जो हस्बैंड होते हैं उनके ऑफिस जाने का टाइम हो चुका होता है, और उस टाइम तक उनके बच्चे नहीं उठे होते हैं, स्कूल की बस आ चुकी होती है, उनका ब्रेकफास्ट तक रेडी नहीं होता है। तो बिल्कुल हड़बड़ा के वो लोग जैसे तैसे घर से निकलते हैं, वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद जब वो वापस घर लौट के आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर तहस नहस पड़ा होता है। तो वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि मतलब ये क्या है। तब वो बताते हैं कि हाँ मैं तो हड़ताल पे हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। तब एट लास्ट ये मतलब उसके बच्चों को समझ में आता है कि हाँ पूरे दिन उसकी जो मम्मी होती है वो कितना काम करती है। सुबह क्योंकि उसके एक दिन काम ना करने की वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई। सुबह सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिला, वो टाइम पर तैयार नहीं हो पाए, आने के बाद पूरा घर इतना तहस नहस पड़ा था। तो उन्हें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पता नहीं ऐसा मतलब ऐसी मेंटलिटी ही हो गई है हर किसी की। ऐसा मान लिया जाता है कि घर पे जो भी काम किए जाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो काम ही नहीं माना जाता है, बल्कि उसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे औरतें कितना ज़्यादा थक जाती हैं। जैसे अगर हम घर पर कार्य करने वालों के जीवन के बारे में बात करें, जैसे कि शहरों में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रख लिया जाता है हेल्प के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू कामों के लिए लगा लिया जाता है। वह बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेड्स वगैरह लगा लिए जाते हैं, और वो जो मेड होती हैं वो ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। तो उनको कई तरह के काम करने होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ही होती है। तो इस तरह के सारे काम करने के लिए एक हेल्पर रख ली जाती है, एक मेड रख ली जाती है, ठीक है। वो सब काम करती है, और कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं होता, और ऐसा माना जाता है कि घरेलू काम है तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस वजह से उन्हें सैलरी भी ज़्यादा नहीं दी जाती, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता रहता है। सुबह के ब्रेकफास्ट से शुरू होकर रात के डिनर के प्लेट तक उनका ये पूरा दिन चलता रहता है। लेकिन वो कितना थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं की जाती है, उनके साथ उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती, क्योंकि घरेलू काम को काम ही नहीं माना जाता। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। जिसे हम घरेलू काम कह रहे हैं उसमें कितने सारे काम आते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, कुछ काम तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, और तो और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही जगह इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो जो लड़कियां होती हैं उनको तो कई जगह अगर पानी नहीं आ रहा होता है तो दूर दूर से पानी लेके भी आना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलावन लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गाँवों का जो एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादातर खाना जो चूल्हों में बनता है, तो उसके लिए जो लकड़ी के भारी भारी गट्ठर होते हैं उसे उठा के लाना पड़ता है। इसके अलावा कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने जैसे जो काम होते हैं, मतलब झुककर काम करना, सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है। इसके अलावा बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम
काम होता है। तो महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा थकाने वाला और शारीरिक काम होता है, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं लोग कि पुरुष ही अधिक शारीरिक काम कर सकते हैं, कि ज़्यादा मेहनत वाला काम सिर्फ पुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं। ऐसी अवधारणा ही बना ली गई है, लेकिन अगर वो कमज़ोर होती तो इतने सारे काम पूरे एक दिन के नहीं कर पाती और 24/7 आपको सेवा नहीं दे पाती। ठीक है, तो घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला समय। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टाइम। ठीक है, वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। तो अगर उनके द्वारा काम किए जाने के घंटों को हम जोड़ें तो पता चलेगा कि जो औरतें होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं। और कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि जो औरतें होती हैं वो बाहर की जॉब्स भी करती हैं और घर का भी काम करती हैं। तो दोनों को मिलाया जाए तो पता चलेगा कि पुरुषों से कितना ज़्यादा काम स्त्रियों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, महिलाओं का काम और समानता, अगर हम उनके काम की और समानता की बात करें तो महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ये एक व्यक्ति या परिवार का नहीं, पूरी सोसाइटी का मामला है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में असमानता ही की जा रही है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। संविधान ने कहा है कि स्त्री और पुरुष के होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी लिंग भेद किया जाता है। स्त्रियों को किसी चीज़ के लिए मतलब कम आंकना, पुरुषों को ज़्यादा आंकना, ये कहीं ना कहीं असमानता ही है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भूमिका निभानी चाहिए। उनको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि महिलाओं पे जो इतना बड़ा बोझ पड़ता है उसमें थोड़ी कमी आए। और कहीं ना कहीं सबसे पहले तो लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों को स्कूल जाने पर भी पड़ता है कई बार, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनको अपने बच्चों की मतलब छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, जैसे सामोआ द्वीप के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र। इससे ये भी डिसाइड होता है कि अगर बाहर काम करना है तो पर्टिकुलर काम है आपको वही करना पड़ेगा। पूरे देश के कई गाँवों में शासन में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, किंडरगार्टन वगैरह शासन ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा मिलेगी। यानी उससे अगर किसी संस्था में 30 से ज़्यादा औरतें हैं तो उन्हें किंडरगार्टन की सुविधाएं मिलेंगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव, तो इस वजह से जो दूसरी लड़कियां होंगी वो स्कूल जाना भी उनके लिए संभव हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।